नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। आज बड़ोदरा के अंदर हैं, गुजरात के अंदर पहुंचे हैं और हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कदावर नेता हैं और गुजरात की पावन धरा के ऊपर पहुंचे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आप गुजरात पहुंचे हैं, बड़ोदरा के अंदर, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ आपसे मिलने वाले भी बहुत सारे साथी पहुंचे हैं। क्या कार्यक्रम है आपका गुजरात पहुंचने का? कार्यक्रम तो गुजरात की कुछ संस्थाएं हैं, महाराजा सूरजमल के नाम से है और इस तरह की संस्थाएं। उन्होंने अ, जाटों को, ख़ास तौर पे गुजरात के जाटों को इकट्ठा करने का एक प्रयास किया है और उसके माध्यम से जो भी बाहर प्रदेशों से आए हुए हैं या यहाँ के हैं, उनको एक एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि जो भी जिस परिप्रेक्ष्य में भी ये कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो नज़र आया वो यही है कि जो आने वाला समय है, समय की गति बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है, इसलिए हमारे को, समाज को भी उसी प्रकार से अपने आप को बदलना चाहिए। और इसी चीज़ को सामने रख के मेरे को भी उन्होंने आमंत्रित किया है और भी दूसरे जो समाज के राजनीतिक लोग हैं या और समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको बुलाया। जी बिल्कुल, पिछली बार शायद आप जयपुर भी पहुंचे थे। वीरेंद्र जी, हम किसानों की बात करें, जाट बिरादरी की बात करें, क्योंकि किसान हमेशा मार में रहता है। अगर हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, सर छोटू राम जी के आप नाते रहे हैं और लोगों को आस रहती है कि वीरेंद्र सिंह हमारी आवाज़ बने और हमारे जो भी मुद्दे रहते हैं उनकी आवाज़ आप ऊपर तक उठाने का काम करें। मोस्टली आपने, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, जाट आंदोलन की बात हो, उठाते रहे हैं। किस प्रकार फील होता है अपने परिवार के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए? देखिए, वैसे तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है। जाट शब्द का वैसे इस्तेमाल हम सिर्फ जाति तक सीमित रख के ना करें और जाट शब्द को हम किसान शब्द के साथ जोड़ें। बहुत पहले की बात है, मैं स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में। तो मैं पंजाब विधानसभा का सेशन देखने चला गया, असेंबली का। वहाँ पहली बार मैंने सुना कि जट नू ए नहीं मिलता, जट नू ए मिलना चाहिए, जो भी खड़ा हो वो सब। मैंने कहा यहाँ ये सारे जाट हैं क्या? तो किसी ने मुझे बताया कि नहीं नहीं, यहाँ जाट शब्द का मतलब है किसान जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी आज की किसानी का जो संघर्ष है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो किसान की समस्याएं जो आपने कही, किसान का जो मैं कहूँ आर्थिक जगत में उसकी हिस्सेदारी, ये तभी ज़्यादा बड़े और अच्छे तरीके से हम उठा सकते हैं जब इस बंधन को तोड़ के किसान वर्ग के साथ जुड़ के। ये ठीक है कि जाट बिरादरी ने किसानों में भी पहला ही बहुत सी ऐसे ऐसे यादव समाज हैं हमारे से, संख्या में शायद 2-3 गुना ज़्यादा है, लेकिन जागृति हमारे समाज में पहले आई और उसी का कारण था कि आज, जैसे मैंने पंजाब की मिसाल दी, हर आदमी ये समझता है कि जाट का मतलब किसान, किसान का मतलब जाट। आपने किसान की बात कर रहे हैं, किसानी जो है घाटे का सौदा बन चुकी है। पीछे आपका एक बयान आया था कि हमें पॉली फार्मिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए, यानी खेती को बिजनेस के रूप में डेवलप करना चाहिए। पढ़े लिखे युवा, इंडो इजराइल जो आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमें जाना चाहिए, ताकि अगर रोजगार ना मिले तो खेती को भी हम अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। रोजगार की तो समस्या खेती ही दूर कर सकती है। मुझे अभी तक याद है, आज से 10 साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसका 2014 में बीजेपी ने उसको एक मुद्दा भी बनाया था और उसमें यह था कि इस देश के 20 करोड़ युवा युवती हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे को मौका मिलेगा तो हम खेती में नहीं जाएंगे। और परिवार वो सारे उन्हीं परिवारों से थे जो किसानों के परिवार हैं। इसकी वजह यह है कि खेती के अंदर जो
इस देश की संपदा है, दौलत है, धन है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहर, उसमें हमारा कोई हिस्सा ही नहीं। एमएसपी में 100 रुपया और बढ़ा दिया, एमएसपी में गेहूं का 200 रुपये दाल के बढ़ा दिए, आप दुगना भी कर दो ना आज की कीमतों से, तब भी किसान गुर्बत में रहेगा। इसलिए मैं हमेशा एक चीज का पक्षधर हूँ कि इस व्यवस्था के अंदर ये देखा जाए कि इस दुनिया की दौलत में, खास तौर पर मेरे देश की दौलत में, मेरे किसान का हिस्सा कहाँ है, वो कहाँ खड़ा है? वो तो मार्जिनलाइज भी नहीं है, बिल्कुल पीछे पीछे है, वो, उसका कोई हिस्सा नहीं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक कॉफी ग्रोवर जो ज़्यादातर ये केरला वगैरह में है, कर्नाटक में, उनका सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री आए। एक ने पूछा कि 5 सितारा होटल में एक कॉफ़ी का कप है, वो 200 रुपये का बिकता है, आपका हिस्सा क्या है? उस किसान ने कहा जी मैं तो मंडी में अपनी फसल निकाल के मंडी में बेचाता हूँ, उसके बाद मुझे तो नहीं पता। उसने बताया कि 2 रुपया 37 पैसा जो कॉफी पैदा करता है, 200 रुपये में से उसको 2 रुपये 37 पैसा हिस्सा है। इस व्यवस्था को जब तक हम जागरूकता से, मैं तो एमएसपी और ये जो दूसरी बातें करते हैं ना, इससे समस्या का हल नहीं हो सकता। ठीक है, जब जरूरत थी इस देश को, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय एमएसपी एक बहुत बड़ा साधन बनी संपन्नता का, किसान की संपन्नता का। और यही कारण है कि उस संपन्नता की वजह से 13 महीने तक किसान डटा रहा, आंदोलन किया उसने, सिर्फ इसलिए कि उसका पिछोपा मजबूत हो चुका था। ये लेकिन सारे देश का नहीं है। आपने देखा राजस्थान के किसान का पार्टिसिपेशन इतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इकोनॉमिक इशू है। तो ये हैं चीज़ें कुछ। बिल्कुल आपने बात कर दी, मैं एमएसपी पे आने ही वाला था, क्योंकि किसानी कोई नहीं करना चाहता। अगर किसान के बेटे को भी कहें कि किसानी करनी, वो नहीं चाहता, उसको भी चाहिए कोई कहीं ना कहीं रोजगार। जब आप ऊंचाना जाते होंगे, हरियाणा के कहीं धरती पे जाते होंगे, आपको देखा होगा लंबी लाइनें लग जाती हैं पर्ची लेके कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी में एडजस्ट कर दो। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि आयोग बना दिया गया, कौशल आयोग बना दिया। तो रोजगार कैसे मिले युवाओं को? ऐसा क्या प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो सकता है कि युवाओं को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ उनको ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं? कोई प्लान है वीरेंद्र सिंह जी के दिमाग में कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले? कि ट्रेनिंग दे दो, किस बात की? किसी सेठ की जगह उसके इलेक्ट्रिशियन बढ़ो, उसकी लेथ पे काम करो। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उन कामों पर हम अपना हाथ लगाएं? मैं तो आज भी ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें कहूँगा कि जहाँ आप धर्मशाला बनाते हो, जहाँ कोई शिक्षण संस्था बनाते हो, कम से कम मेहरबानी करके हमारे बच्चों को एक उसमें एक सेल क्रिएट करो, जिसमें कुछ ऐसे आदमी हमारे समाज के वर्ग से जो बैंकों में रहे हैं, बड़े अफसर हैं, रिटायर हो गए, उनको बिठाओ, बच्चों को कहो कि ये बताएंगे कि बैंक से पैसा कैसे लिया जाता है, मैं तो कैसे लूटा जाता है। ये बड़े लोग लूटते हैं, हमारा क्या हक नहीं है कि हमारे को बैंकों में हिस्सा मिले? लेकिन नहीं, हमारा बच्चा कोई बाहर पढ़ने जाता है। आपके दूजनपुर गांव की बताता हूँ मैं। एक बेटी थी मेरे पास, ये 3-4 साल पहले की बात है, कहने लगी कि अंकल जी मैंने बाहर जाना था और सारे कागज़ तैयार कर दिए, लेकिन वो मान भी गए कि हाँ हम आपको एजुकेशन लोन दे देंगे, 25 लाख या कितना मांगती थी वो। अल्टीमेटली आखिरी दिन कहने लगे आपको नहीं मिल सकता, आप शहरी प्रॉपर्टी बताओ, वो हम प्लेज करेंगे तब देंगे। अरे शहरी प्रॉपर्टी उसकी होती तो तुम्हारे यहाँ धक्के खाने क्यों आती वो? तो ये विषमता और ये परिस्थिति इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था में है, जिसमें किसान और मेहनतकश आदमी का हिस्सा नहीं है। और ये हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पीछे आपने एक बयान दिया मीडिया के सामने कि नई प्योद को राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में भी सुधार की जरूरत है, युवाओं को राजनीति में भागीदार होना चाहिए। तो वो क्या है? कोई दिमाग में कोई प्लान चल रही है आपको इस प्रकार को लेकर? कुछ बात देखिए, मेरा 2 बातें मैं कहता हूँ। एक तो जो नया बच्चा कोई राजनीति में आएगा, कम से कम 10-15 साल ईमानदारी से काम करता है वो, क्योंकि ना लड़की ब्यानी, ना बालक पढ़ाने
ना मकान बनाना। ये बीमारी जब पैदा होती है और फिर आदमी भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता है। तो मेरी तो सोच सिर्फ यही है कि नए बच्चे आएंगे, उनकी एक तो उनकी सोच में भी परिवर्तन है, वो नए ज़माने की रफ्तार को समझते हैं। और दूसरा, राजनीति में एक जो क्रेडिबिलिटी होती है किसी नेता की या किसी राजनीतिक दल की, वो आज उतनी नहीं है। इसीलिए लोग चिंतित हैं इन बातों से कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूती दे सकता है, और जो खतरा है कि डेमोक्रेसी डेंजर में है, खतरे में है, उस खतरे को भी नौजवान पीढ़ी दूर कर सकती है। दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं उसका और डायसेक्शन करता हूँ कि जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी है और चाहे राष्ट्रव्यापी पार्टी है, इन पार्टियों से भी लोगों में थोड़ा सा विश्वास की कमी आई है, क्योंकि वायदे तो सब करते हैं, अब इन वायदों पे भी पाबंदी लगे। आप एंटी डिफेक्शन एक्ट तो बना दिया, मैं कहता हूँ एंटी मैनिफेस्टो एक्ट भी बनाना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में आपने लिखा, अगर वो आपने झूठ लिखा है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। कोई कुछ लिख दे, अब अगर मैंने 2,000 रुपये पेंशन देनी है, नहीं नहीं मेरी पार्टी को तो मैं 4,000 दूंगा, एक तीसरा आएगा नहीं 4,000 क्यों तो 5। ये चीज़ें हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को खराब करने के लिए हैं। इसलिए जो घोषणा पत्र हैं उन पे भी कोई ना कोई पाबंदी लगनी चाहिए, और उसी से कुछ सुधार आएगा। और इस सुधार को फिर युवा वर्ग एक और बात से भी चिंतित है। वो ये कहता है कि देश में ऐसी पार्टियां भी हैं कि पहले बाप का कब्जा था, फिर बेटे का हो गया, पोता तैयारी कर रहा है, फिर चौथी पीढ़ी तैयारी करेगी। किस किस्म की व्यवस्था है ये? यानी हम अगर यही हीरो वर्शिप करके उन लोगों को फिर सत्ता सौंपते रहे जिनको आपने देख लिया, तो नौजवान को या दूसरे आदमी को जिसकी ललक है, जिसको कि मैं भी राजनीति में हूँ, उसको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सवाल है, ये सवाल मैं सोचता हूँ। और जैसे आपने कहा कि कुछ करो, तो करने का भी मन करता है, लेकिन उम्र भी का भी तकाजा है। अब 76 साल हो गए इस धंधे में, तो कहीं ना कहीं मैं वीरेंद्र जी इसलिए कह रहा था, मैं मोस्टली पंचकूला बैठता हूँ, सैटरडे संडे मेरा उचाना का दौरा रहता है, और युवा जो बड़ी आस के साथ दुष्यंत चौटाला की तरफ मुंह करके गए थे, उसी स्पीड से शायद वो वापस कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ठिकाना एक आम आदमी पार्टी भी हो इस प्रकार का करे युवाओं के भविष्य के लिए, आपके पास भी मुंह हो सकते हैं। तो इसलिए हलचल सी मची हुई है आपके उचाना हल्के में। आपसे बात हो और उचाना की बात ना हो तो नाइंसाफी होगी। ना तो उचाना की बात करता, ना हरियाणा की। मैं तो देश के परिप्रेक्ष्य में एक बात सोचता हूँ कि मेरे देश की का प्रजातंत्र आज युवाओं को खुद इस बात का एहसास है कि कहीं प्रजातंत्र को तो खतरा नहीं, कहीं मेरे देश की अखंडता को तो खतरा नहीं, कहीं मेरे देश में युवा पीढ़ी के रास्ते जो होने चाहिए उनको ठीक तरीके से दर्शाया जा रहा है या नहीं जा रहा। वो ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि हम किस व्यवस्था में चल रहे हैं और क्या हमारी सोच है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और ये जो दकियानूसी ख्याल है, स्टीरियोटाइप, कंजर्वेटिव, इनसे लड़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं लड़ेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की तो बात सब कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सोच का परिवर्तन कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात। जिस दिन सोच का परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था तो अपने आप बदलेगी। बिल्कुल, गाँव के बच्चों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी इतने गोल्ड मेडल जो आए हैं, तो हम चाहते हैं उनको भी आप हमारे चैनल के माध्यम से बधाई ज़रूर दें। उनको तो बधाई ही है मेरी, लेकिन मैं आई एम ए कीन स्पोर्ट्स पर्सन। आपको शायद पता नहीं, मेरे को दुनिया के हर रिकॉर्ड का पता है, चाहे एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो। मैं बहुत गंभीरता से देखता हूँ, ये मेरा विषय है। राजनीति तो विषय है ही, लेकिन ये अभी जो 10 दिन कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, मैं रात को 2:30 बजे तक देखता था। जब टीवी वाले चले जाते थे मैं फिर भी देखता था। तो इसलिए मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन हमारे को इस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन यही हो सकता है कि जो भी ये संस्थाएं, फेडरेशंस स्पोर्ट्स की,
ये जब तक सही हाथों में नहीं आएंगी, इन पे भी मोनोपोली है। आपने दुष्यंत का नाम लिया और कल, भाई खिलाड़ियों को सौंप दो। ये जो संस्थाएं हैं ये भी उनके नाम से, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आज का मैं पेपर पढ़ रहा था, यानी हमारा जो महेंद्र सिंह गिल होता था, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बेस्ट एथलीट रहा है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में, ये 74, 75, 73 की बात बता रहा हूँ आपको, और अब वो अमेरिका में सेटल्ड है। वो कह रहा था कि सिलेक्शन में ही भाई भतीजावाद होगा तो हम कैसे अच्छे स्कोर कर सकेंगे। चाइना आज से सिर्फ 35 साल पहले ना तो एशियाड में आता था वो कभी, और ना ओलंपिक में आता था। जो ही उस चाइना ने एंट्री करी, आज दुनिया का सुपर पावर है वो स्पोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ डेडिकेशन है, जिन लोगों के हाथ में फेडरेशन है। यहाँ फेडरेशन इसलिए कि हम घूम फिर के आएंगे, सारा खर्चा सरकारी होगा, फेडरेशन का होगा। इस तरह की व्यवस्था में स्पोर्ट्स को बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो खुद मुख्तियार हों, जिसको उर्दू में बोलते हैं ना, खुद मुख्तियारी चाहिए स्पोर्ट्स बॉडीज़ को। ठीक है, थैंक यू जी। तो ये थे वीरेंद्र सिंह जी, और बेबाकी से जाने जाते हैं अपनी बात को लेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के सामने आई हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को भी आगे काम आने वाली हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जयग्रुप सिंह की रिपोर्ट।